हांगकांग से एक भीषण और हाहाकारी खबर सामने आई है। इस साल का सबसे शक्तिशाली तूफान सुपर टाइफून कल मंगलवार को हांगकांग पहुंचा। हवा की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक दर्ज की गई, जो किसी भी सामान्य तूफान से कई गुना अधिक थी। वास्तव में आपको बता दें कि रगासा ने शुरू से ही अपनी शक्ति का परिचय दिया है। इसके चलते हांगकांग में भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। स्थानीय प्रशासन ने आज बुधवार को टाइफून वार्निंग सिग्नल 10 जारी कर दिया है, जो सबसे ऊंची चेतावनी मानी जाती है। मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि अगले कुछ घंटों में तूफान भारी आबादी वाले क्षेत्रों में घुस सकता है। समुद्र का जलस्तर दोपहर तक 3 मीटर यानी कि 13 फीट तक बढ़ सकता है। दरअसल रगासा का असर केवल हांगकांग तक सीमित नहीं है, ताइवान में भी इसकी तबाही देखने को मिल रही है। यहां 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इसके अलावा 129 लोग अब भी लापता है और राहत और बचाव कार्य चल रहा है। स्थानीय प्रशासन और सेना की टीमें खराब मौसम और बाढ़ की परिस्थितियों में लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही है। हांगकांग के फुलरटन होटल में समुद्र का पानी घुस गया, जिससे भारी नुकसान हुआ। बता रहे हैं कि अलग अलग द्वीप के तटवर्ती इलाकों में बाढ़ ने समुद्री तटों और आसपास के ढांचों को बुरी तरीके से तबाह कर दिया। सुरक्षा कारणों से सैकड़ों उड़ानें रद्द करनी पड़ी और हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे रहे। मेट्रो और बस सेवाएं बाधित हुई। कई इलाकों में पानी भरने से दुकानों और घरों को नुकसान पहुंचा। प्रशासन ने नागरिकों से घरों में रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की उनको सलाह दी है। ताइवान में स्थिति गंभीर है। भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड और जलभराव की घटनाएं आम हो गई हैं। सेना और बचाव दल को राहत कार्यों में बहुत ज्यादा मुश्किलें हैं। कई इलाकों में बिजली और संचार सेवाएं ठप हो गई। इससे स्थानीय लोगों को जीवन यापन में बहुत बड़ी परेशानियां लगातार सामने आ रही हैं। चीन में भी रगासा का असर देखने को मिल रहा है। प्रांत के तट की ओर बढ़ते हुए तूफान की तीव्रता बरकरार रहने की अभी भी उम्मीद है। शेनझेन और आपको बता दें कि गुआंगझो जैसी घनी आबादी वाले शहर लगातार इलाके में खराब मौसम की मार झेल रहे हैं, जहां पर कुल मिलाकर 125 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं। प्रशासन ने 20 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया है। बता रहे हैं कि स्कूल, परिवहन और हवाई सेवा बंद कर दी गई है। मौसम विभाग ने इस साल पहली बार ऊंची समुद्री लहरों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया। अनुमान यह लगाया गया कि समुद्र में 2.8 मीटर यानी कि 9 फीट तक तूफानी लहरें उठ सकती है। रगासा फिलीपींस शब्द है, आपको बता रहे हैं, जिसका अर्थ जुनूनी होता है। मौसम ब्यूरो ने इसको तूफान का राजा भी कहा है। हांगकांग, ताइवान और चीन में तूफान रगासा ने अपनी ताकत और विनाशकारी क्षमता का सबूत दे दिया है। सुरक्षा, राहत और बचाव कार्य जारी है। प्रशासन और मौसम विभाग लगातार स्थिति की निगरानी कर रहा है। स्थानीय लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने का आग्रह किया गया है। वास्तव में रगासा का असर आने वाले घंटों में और गंभीर हो सकता है। इसके चलते उड़ानें, परिवहन सेवाएं और दैनिक जीवन प्रभावित है। बचाव दल कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कई लोग जोखिम में हैं। पूरी स्थिति पर प्रशासन और मौसम विभाग की नजर लगातार है। चीन, ताइवान, हांगकांग, रगासा ने एक बार फिर से ये याद दिला दिया कि प्रकृति की ताकत अत्यंत शक्तिशाली और अप्रत्याशित हो सकती है। तो आगे बढ़ते हैं। तुर्की ने अपने बयान और हरकतों से पाकिस्तान को समर्थन देने का पुराना रिकॉर्ड एक बार फिर से दोहरा दिया। अब कश्मीर के मुद्दे पर टांग अड़ा दी है। दरअसल तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को हथियार और रणनीतिक मदद उपलब्ध कराई है। अब वही देश संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UNGA में कश्मीर का मुद्दा उठाकर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान खींचने की पूरी कोशिश कर रहा है। राष्ट्रपति एर्दोगन ने मंगलवार 23 सितंबर को UNGA में यह बयान दिया था कि कश्मीर का मसला बातचीत के जरिए हल होना ही चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि इस हल में UNSC के फैसले और कश्मीरी लोगों की इच्छाओं का सम्मान भी होगा। वास्तव में एर्दोगन ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मामलों में लगभग निर्दोष ही ठहरा दिया। उन्होंने बयान दिया कि भारत और पाकिस्तान को मिलाकर आतंकवाद से लड़ना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान इस क्षेत्र में किसी भी हिंसक गतिविधि का जिम्मेदार नहीं है। दक्षिण एशिया में अमन शांति बनाए रखने की बात करते हुए उन्होंने अप्रैल में हुई भारत-पाक सीजफायर की सराहना की है। तुर्की का पाकिस्तान के प्रति झुकाव नया नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर इसका पुराना उदाहरण भी है, जिसमें उसने पाकिस्तान को काफी हथियार और मदद उपलब्ध कराई थी। यही कारण है कि एर्दोगन के बयान में पाकिस्तान की ओर से स्पष्ट रूप साफ तौर पर देखा गया। भारतीय सरकार ने इस बात पर कई बार अपनी आपत्ति जताई है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि कश्मीर उसका आंतरिक मामला है और तुर्की को इस पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा एर्दोगन ने UN के मन से गाजा में चल रहे इजराइल के हमलों की भी निंदा की। उन्होंने इसे निरसहार करार दिया और कहा कि निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, जबकि इजराइल में गाजा का अभियान सिर्फ और सिर्फ आतंक विरोधी है। उन्होंने ये बयान देते हुए एक बार फिर से क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका दिखा दी है। एर्दोगन की इस सक्रियता और पाकिस्तान के प्रति झुकाव ने भारत के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर के मुद्दे को उठाने का प्रयास किसी भी देश के लिए बहुत ज्यादा
संवेदनशील माना जाता है। दरअसल तुर्की के बयान इस तथ्य को उजागर करते हैं कि पाकिस्तान के साथ उसके रिश्ते पुराने हैं और राजनीतिक सहयोग अब भी कायम है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को दिए गए हथियारों ने इसका प्रमाण पहले ही दे दिया है। अब कश्मीर के मुद्दे पर एर्दोगन का बयान एक बार फिर से भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव का साफ तौर पर संकेत ही है। एर्दोगन ने कहा कि कश्मीर के मसले का हल बातचीत से होना ही चाहिए और यह हल यूएनएससी के निर्णय और कश्मीरी जनता की इच्छाओं के अनुसार होना चाहिए। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि दक्षिण एशिया में शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है। हालांकि आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान को पाक साफ ठहराने वाले उनके बयान पर भारत ने कड़ा विरोध जताया है। ये स्थिति ये दिखाती है कि तुर्की के विदेश नीति में पाकिस्तान के प्रति झुकाव और भारत के आंतरिक मामलों में दखल की प्रवृत्ति अब भी जारी है। भारत के लिए ये एक चुनौती ही है कि वह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने रुख को स्पष्ट और सशक्त बनाए रखे। और ये खबर भारत की संप्रभुता और सुरक्षा से जुड़ी हुई है। एक बार फिर से खालिस्तानियों की घातक साजिश का पर्दाफाश हो गया। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी कि एनआईए ने अमेरिका में रह रहे खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू के खिलाफ नई प्राथमिकी दर्ज कर ली। इस मामले में आपको बता दें कि सीधे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ यह मामला बताया गया। दरअसल पन्नू पर आरोप यह है कि उसने इस साल स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाल किले पर तिरंगा फहराने से रोकने के लिए इनाम की पेशकश कर दी थी। साथ ही इस कदम से वह सिख समुदाय में भारत के प्रति असंतोष फैलाने का प्रयास भी कर रहा था। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की प्राथमिकी के अनुसार पन्नू, जो कि आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस का संस्थापक है, 10 अगस्त को पाकिस्तान के लाहौर प्रेस क्लब में मीट द प्रेस कार्यक्रम में योजना का ऐलान कर चुका था। वॉशिंगटन से किए गए वीडियो संबोधन में उसने स्पष्ट रूप से उन सेक्स सैनिकों को 11 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा कर दी थी जो प्रधानमंत्री मोदी को लाल किले पर तिरंगा फहराने से रोकेंगे। आपको बता रहे हैं कि एफआईआर में विस्तार से उल्लेख किया गया है कि इस कार्यक्रम के दौरान पन्नू ने एक नए खालिस्तान का मानचित्र प्रस्तुत किया और दबाव यह बनाया कि इसमें पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश शामिल होंगे। इसके अलावा पन्नू ने कहा कि एसएफजे ने भारत के खिलाफ लड़ने के लिए शहीद जत्था तैयार कर लिया है। प्राथमिकी में यह भी लिखा गया है कि पन्नू की यह हरकत भारत की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा के लिए सीधे खतरे में है। साथ ही इसे सिख समुदाय में भारत के प्रति असंतोष और भ्रम फैलाने की गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है। एनआईए ने स्पष्ट कर दिया है कि पन्नू और अन्य अज्ञात व्यक्तियों की ये योजना गंभीर और संगठित रूप से भारत के खिलाफ है। इस संदर्भ में यह जानना महत्वपूर्ण है कि पन्नू ने 15 अगस्त को लाल किले पर प्रधानमंत्री मोदी को तिरंगा फहराने से रोकने के लिए सीधे तौर पर इनाम की घोषणा की थी। ये जानकारी एसएफजे के चैनल से प्राप्त वीडियो और अन्य विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित है। एनआईए की प्राथमिकी में यह भी उल्लेख है कि भारतीय न्याय संहिता, आईपीसी और गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम यूएपीए की संबंधित धाराओं के तहत यह मामला दर्ज है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार यह कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। यह मामला एक बार फिर से यह साबित करता है कि देश के खिलाफ विदेशी धरातल पर बैठे खालिस्तानी तत्व लगातार साजिशें कर रहे हैं और इनकी हरकतों को रोकने के लिए हमारी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहना जरूरी है। दरअसल पन्नू जैसे खालिस्तानी आतंकवादियों की योजनाएं केवल भारत की संप्रभुता को चुनौती नहीं देती, बल्कि समाज में विभाजन और असंतोष फैलाने का भी काम करती हैं। यही कारण है कि एनआईए द्वारा इन पर तुरंत और कड़ी कार्रवाई हो रही है। इस पूरी जांच में एफआईआर दर्ज होने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत अपनी सुरक्षा और अखंडता के मामले में किसी भी प्रकार की कानूनी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगा और ऐसे विदेशी तत्वों पर नजर रखी जाएगी। इस प्रकार पन्नू के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज होना भारत की संप्रभुता और सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस मामले की निगरानी और आगे की कार्रवाई पर देश की जनता की नजरें बनी हुई हैं। तो आगे बढ़ते हैं। खबर पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की साजिशों को बेनकाब करने वाली है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 60वें सत्र में भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आड़े हाथ ले लिया है और यह स्पष्ट कर दिया कि कश्मीर पर झूठ और भ्रम फैलाना अब पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। दरअसल भारतीय राजनायक क्षितिज त्यागी ने पाकिस्तान के खिलाफ स्पष्ट और निर्णायक बयान दिया। उन्होंने ये कह दिया कि पाकिस्तान का मंच का गलत इस्तेमाल केवल भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के लिए किया जा रहा था और इसके बजाय पाकिस्तान को चाहिए कि वह जम्मू कश्मीर के अवैध कब्जे को तुरंत खाली कर दे।
भारतीय पक्ष ने ये कहा कि पाकिस्तान अपने आतंकियों को भेजकर न केवल भारत के शांतिपूर्ण नागरिकों पर हमला कर रहा है, बल्कि मानवाधिकारों का उल्लंघन करने और आतंकवाद को बढ़ावा देने में संलिप्त भी है। इस सत्र में भारत ने स्पष्ट कर दिया कि यूएनएचआरसी को निष्पक्ष और गैर कानूनी चयनशील होना चाहिए। किसी चुनिंदा देश पर ध्यान देने से वैश्विक चुनौतियों पर ध्यान नहीं जा पाएगा। क्षितिज त्यागी ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि पाकिस्तान इस मंच का भारत के खिलाफ गलत इस्तेमाल कर रहा है। उसे हमारे क्षेत्र की निगरानी करने की बजाय अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र को खाली करना चाहिए। इसके साथ ही पाकिस्तान को अपनी अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना ही होगा, जिसके सहारे उसका जीवन टिका है। वास्तव में ये केवल एक बयान नहीं था, बल्कि पाकिस्तान की असलियत को दुनिया के सामने उजागर करने वाला स्पष्ट संकेत था। भारतीय राजनायक ने पाकिस्तान की लगातार बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों को उजागर किया और कहा कि पाकिस्तान को अपनी सेना के प्रभुत्व और मानवाधिकार रिकॉर्ड में सुधार लाने की जरूरत है। दरअसल इस सत्र में भारत ने पाकिस्तान के आतंकियों को पनाह देने की नीति पर कड़ा प्रहार किया था। भारतीय पक्ष ने याद दिलाया कि इस साल अप्रैल में पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकवादियों ने पहलगाम में अटैक किया और साथ ही उरी और मुंबई हमलों को याद दिलाकर कहा कि भारत और पूरी दुनिया पाकिस्तान की इन हरकतों को कभी नहीं भूलेगी। भारतीय राजनायक ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को अपनी सेना की बढ़ती शक्ति और राजनीतिक प्रभुत्व को नियंत्रित करना होगा, मानवाधिकार के उल्लंघन को रोकना होगा और आतंकियों को पनाह देना बंद करना होगा। केवल तभी वह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपनी छवि सुधार कर सकता है। ये मंच भारत के लिए केवल एक अवसर नहीं था, बल्कि पाकिस्तान को चेतावनी देने का एक महत्वपूर्ण क्षण था। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि कश्मीर पर झूठ और भ्रम फैलाने वाले तत्व अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफल नहीं हो पाएंगे। और इस बार भारत ने यह संदेश बहुत ही निर्णायक और ठोस तरीके से दुनिया के सामने रखा। दरअसल इस सत्र के माध्यम से भारत ने यह साबित कर दिया है कि अपने क्षेत्र की संप्रभुता, नागरिक सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय छवि की रक्षा के लिए हर स्तर पर वो सतर्क है और पाकिस्तान जैसी साजिशों को दुनिया के सामने बेनकाब करने में पीछे नहीं हटेगा। इस प्रकार यूएनएचआरसी के 60वें सत्र में भारत द्वारा पाकिस्तान को दिए गए संदेश ने स्पष्ट कर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर झूठ और आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है और दुनिया ने देख लिया है कि भारत हर चुनौती का सामना करने में पूरी तरीके से सक्षम भी है।